Very good afternoon all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 5 और इसमें हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ है सेल। तो सेल में हमने जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन देखा, फिर हमने देखा कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल भी होती है और हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ है सेल, लाइक जैसे न्यूक्लियस है। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। तो अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर के बिल्कुल शुरू में एक ओनियन पील लिया था और उसको टेम्परेरी माउंट किया था। माउंट का मतलब क्या था कि हमने ओनियन की एक पतली लेयर निकाली थी और उसको एक साइड पे रखा था और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया था। अब आपको ध्यान है कि हमने वहाँ पे पील का जो आपने लिया था उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया था। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। अब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाई यू हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील? क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन से क्या होता है, सेल के ऊपर स्टेन आ जाता है जिससे सेल की स्ट्रक्चर को हम क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। यदि मान लो आप आयोडीन सॉल्यूशन नहीं रखते हैं तो क्या होगा? सिंपल, अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन नहीं रखते हैं तो जो सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको बोला गया है कि आपको जो है सेल, दोनों ही तरह की सेल को, यानी कि एक बार आयोडीन सॉल्यूशन रखने के बाद और एक बार बिना आयोडीन सॉल्यूशन डाले, दोनों तरह की जो सेल हैं उनको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करना है और आपको देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, है ना। नेक्स्ट, अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं पील के ऊपर तो क्या हर एक सेल जो है इवनली कलर्ड है? देखो, होता क्या है कि जो सेल्स हैं उनके डिफरेंट रीजन में केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, जिसकी वजह से उनमें जो कलर हैं वो भी अलग अलग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मान लो ओनियन का एक पील निकाला, उस एक पील में आपको डिफरेंट सेल्स मिलेंगी और जैसे हमने बताया कि हर एक सेल का जो केमिकल कंपोजिशन है दैट में वेरी, अगर अलग अलग होगा तो जो उसमें कलर जाएगा आयोडीन का, यानी कि जो स्टेन आएगा वो भी अलग कंसंट्रेशन में आपको दिखाई देगा। कुछ रीजन्स जो है आपको ज़्यादा डार्क दिखाई देंगे देन अदर रीजन्स। ठीक है, सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन। अच्छा, यहाँ पे जैसे अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो वी कुड ऑल्सो यूज सैफरन इन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल, यानी कि हमें सेल को कलरफुल बनाना है ताकि सेल की स्ट्रक्चर को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें, है ना। तो आपको हम ये तो बता ही चुके हैं कि हमने ओनियन सेल को ऑब्जर्व किया था। अब हम मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी अपनी बॉडी से एक सेल लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसे दिखाई देगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम करेंगे एक्टिविटी 5.7। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लेंगे एक ग्लास स्लाइड जिसके ऊपर हम वाटर ड्रॉप रखेंगे। आप एक आइसक्रीम स्पून यूज कर सकते हैं टू जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक, यानी कि जैसे हम ह्यूमन सेल की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सेल की स्टडी करने के लिए जैसे मान लो आपका जो चीक है, चीक के अंदर के सरफेस से आपको एक सेल निकालनी है तो ये इजीली निकल जाती है। आपको एक आइसक्रीम जो स्पून आता है उससे अगर हम अपने चीक के इनसाइड सरफेस को जेंटली स्क्रैप करेंगे तो जो है चीक के सरफेस से आपको एक मटेरियल मिलेगा, कोई भी मटेरियल जो स्टक होगा स्पून से। तो जब आप उसको नीडल की हेल्प से इस मटेरियल को आप जो ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको इवनली स्प्रेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा हमने ओनियन पील के साथ किया था, इस मटेरियल को कलर करने के लिए हम इसमें मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप डाल देंगे। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर द ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब आप इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमने जो अपने माउथ के अंदर से जो मटेरियल निकाला है, क्योंकि अब आप ह्यूमन सेल स्टडी करने जा रहे हैं, तो जो भी आप मटेरियल जैसे आपने ओनियन पील लिया था या ह्यूमन सेल ले रहे हैं, तो जो आपने ग्लास स्लाइड लिया है उसके ऊपर मटेरियल रखने के बाद उसके ऊपर कवर स्लिप लगाना ना भूलें। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस सेल जो आप देखेंगे, एंड जो भी आप देखें उसे आप अपनी ऑब्जर्वेशन शीट पे ड्रॉ जरूर करें। जब आप जो ह्यूमन सेल है उसको स्टडी कर रहे थे तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक डार्कली कलर्ड स्फेरिकल या ओवल लाइक स्ट्रक्चर, डोट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल यू विल ऑब्जर्व क्लियरली, मतलब आपको दिखाई देगा जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे सेल देखेंगे तो हर एक सेल के बीच में एक डार्क कलर्ड, एक या तो स्फेरिकल शेप्ड होगा या ओवल शेप्ड होगा, डोट लाइक स्ट्रक्चर है नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सो अब जैसे वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन ओपिनियन पील सेल्स, यानी कि जब आपने ओनियन का पील सेल देखा था क्या उसमें भी इस तरह की स्ट्रक्चर थी? यस, ओनियन में भी आपने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो सकता है क्योंकि अलग अलग सेल की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं द न्यूक्लियस ऑफ है सेल, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो एक डबल लेयर्ड कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है इट हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, ठीक है, और इसी को बोलते हैं दैट इज टू द, मतलब जो आउटसाइड जो न्यूक्लियस के बाहर का जो मीडियम है, जो एक लिक्विड फ्लूइड आपको फ्लूइड टाइप जो आपको मिलेगा फ्लूइड टाइप मटेरियल, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस के ऊपर अभी हम आपको दिखाते हैं ये यहाँ पे ये मैंने गूगल से एक इमेज ली है और इसमें ये एक प्लांट सेल लिया है, उसकी एनाटॉमी दिखा रखी है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें आप देखोगे ये पोर्स जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे इन पोर्स के थ्रू। और न्यूक्लियस के बाहर ये जो मीडियम है ना इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स जो आपको दिख रहे हैं, इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू यहाँ से जो न्यूक्लियस से मटेरियल जो है सेल के साइटोप्लाज्म में जा सकता है या सेल के साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है। तो इट्स लाइक दैट। ये यहाँ पे भी ये वाली स्ट्रक्चर भी मैंने गूगल से ली है। तो इसमें जैसे आप न्यूक्लियस देखेंगे तो ये आपको न्यूक्लियस दिखाया है, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे बिल्कुल सेंटर में है उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बुक में बात हो रही थी वो ये मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ये न्यूक्लियर स्पोर्स हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो है प्लांट सेल लिया है, ये एनिमल सेल लिया है। एनिमल सेल का भी आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियोलस है, इसके बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे न्यूक्लियर पोर्स हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू जो है एक्सचेंज होता है मटेरियल्स। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ना। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, यानी कि जब सेल को डिवाइड होना होता है तब क्रोमोसोम्स जो है रोड शेप्ड स्ट्रक्चर में विजिबल होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, अगर आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये किसके अंदर होते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये वो क्रोमोसोम ही हैं। Chromosomes contain information for inheritance characters from parents to next generation in the form of DNA। अगर DNA की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डी से डीऑक्सीराइबो, एन न्यूक्लिक, ए से एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म है। और ये डीएनए हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो इनहेरिटेंस करैक्टर, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा अपने दादा पे गया है, ये पापा पे गया है, ये दादी पे गया है, ये नानी पे गया है, ये मदर पे गया है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे कुछ करैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किसकी वजह से करते हैं? क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं। और क्रोमोसोम्स की वजह से करते हैं। और ये क्रोमोसोम्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वही क्रोमोसोम्स हैं जो इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं
फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो क्रोमोसोम्स हैं ये किन किन से बने होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी बच्चों से पूछा जा सकता है। जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं दे कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। यानी कि जब सेल कोई बनावट होती है, सेल को ऑर्गेनाइज करना होता है, तब जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स में। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं ना, जीन्स का ट्रांसफर होना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो वो डीएनए हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अगर कोई एक ऐसी सेल है विच इज नॉट डिवाइडिंग, तो दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। मान लो सेल को डिवाइड नहीं करना, कोई एक ऐसी सेल है जैसे यूनिसेलुलर है, तो अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो ये जो डीएनए है इट इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल है इट इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे थ्रेड्स जो है आपस में उलझे हुए हों। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है इट इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। Whenever the cell is about to divide, जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है और क्रोमोसोम्स बनाता है, यानी कि रोड शेप्ड स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होके और क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है क्रोमेटिन मटेरियल। जब डिवाइड नहीं होना होता तो जैसे मान लो बहुत सारे धागे उलझ गए हों तो इस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल्स आपको विजिबल होता है लाइक द एंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन जब सेल को डिवाइड होना होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है इट गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। अब जब सेल को रिप्रोड्यूस करना होता है, यानी कि जब एक सेल मल्टीप्लाई करती है, सेल डिवाइड होकर दो नई सेल बनाती है, तब वहाँ पे न्यूक्लियस जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस प्ले इज सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, सेलुलर रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द टू न्यू सेल्स। ठीक है, एंड फॉर्म द टू न्यू सेल्स। It also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop। यानी कि जैसे एक सेल से दो नई सेल तो बना दी, उसके बाद सेल जो है कैसे डेवलप होगी एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी, यानी कि सेल जो है किस फॉर्म में डेवलप होगी, कैसे डेवलप होगी, क्या फॉर्म गेन करेगी। तो ये सारा रोल कौन प्ले करता है? यहाँ पे न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी कि सेल की जो केमिकल एक्टिविटीज हैं उनको डायरेक्शन कौन देता है? सेल का न्यूक्लियस देता है। अब जैसे यहाँ पे हमने सेल का न्यूक्लियस क्या है और इसका क्या रोल है वो हमने समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक जैसे बैक्टीरिया है ना, तो उनमें क्या है कि जो न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। होता क्या है कि जैसे अभी तो हमने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इजीली अवेलेबल, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसमें पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। बट जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जहाँ पे जो न्यूक्लियर रीजन है सेल का वो पुअरली डिफाइंड है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह का जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसके अंदर ओनली न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड एक पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सो इस तरह का रीजन जिसमें केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई है ये दिखाई है एक प्रोकैरियोटिक सेल की। इसमें ये आप देखोगे ना, ये एक पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। ठीक है, यहाँ पे ये आप देखोगे ये एक पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। यहाँ पे आप देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, देयर इज ए एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरह की सेल को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये सेल को आप देखोगे, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई दे रही है, कि जो ये ब्राउन वाली स्ट्रक्चर आपको दिखा रही है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन। ठीक है, और इसके बाहर जो ब्लू सेल है, ब्लू वाली सेल है, उसमें ये वाली ये जो है आपको सेल वॉल दिखाई, मतलब इसको सेल वॉल बोलते हैं, और ये जो अंदर वाली है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी जो डिटेल में हम पूरा 1 बाय 1 आगे करते चलेंगे, समझते चलेंगे, बट यहाँ पे हम न्यूक्लियस, जो सेल का न्यूक्लियस है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में अब हम बात करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और क्योंकि ये तो स्पेशली सेल को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रो है, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव या प्राइमरी, और जो क्रायोट, प्रोकैरियोट बोलते हैं ना, क्रायोन, इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। सो ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमने फिगर में अभी अभी देखी। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो आपका एब्सेंट है ही है, इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और भी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहते हैं या प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ द फंक्शंस of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, तो अब फंक्शन तो सभी को करना है, तो इनके जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म्ड होते हैं बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बट नॉट विद प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जैसा हमने बताया ना कि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वहाँ पे आप वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे न्यूक्लियस का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कुछ मतलब जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है ना, और यहाँ पे इनमें मान लो क्लोरोफिल भी इसमें प्रेजेंट है, कौन से में, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से एसोसिएटेड रहता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से। वहीं अगर आप प्लांट सेल में देखेंगे तो वहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स से अटैच रहता है। तो मतलब जो डिफरेंट सेल के पार्ट्स हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सो बाकी डिटेल में हम अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यूज रखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।